अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम खसूसी तौर पर प्रोग्राम करने आए हैं स्ट्रॉबेरी के हवाले से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक मुनफरिद तजर्बा किया गया है स्ट्रॉबेरी के ऊपर। स्ट्रॉबेरी वैसे तो बहुत ज़्यादा इलाकों में हो रही है, मुल्तान देखें, मुजफ्फरगढ़ देखें और लोधरा का कुछ इलाके हैं जहाँ पर स्ट्रॉबेरी हो रही है। हमारे साउथ पंजाब की अगर हम बात करें, वैसे लाहौर में और मुख्तलिफ इलाकों में होती है, ये होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहली बार रेतले इलाके में, रेतली ज़मीन पर स्ट्रॉबेरी जो है वो काश्त की गई है। ना सिर्फ काश्त की गई है बल्कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन जो है वो उसकी ली जा रही है। ये एक ख्वाब भी था कभी कि क्या रेतले इलाकों में भी ऐसे फल हो सकते हैं जो ठंडे इलाकों में होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आपको पनीरी हम शुरू से इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, ख़ास तौर पर भावलपुर डिवीज़न के लोग जो हैं, रोही चोलिस्तान के लोग जो हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम, और जनूबी पंजाब के ऐसे इलाकों के लोग जहाँ पर रेतली ज़मीन है या जहाँ पर ज़रा ज़मीन जो है वो पक्के वाट की जिसे कहते हैं या दरियाई इलाके की नहीं है, उससे हट कर है, वो अगर स्ट्रॉबेरी काश्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रॉबेरी की पनीरी जो है वो कहाँ से लानी है, कितने पौधे होने चाहिए, सब कुछ जो है आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएट प्रोफेसर जनाब डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब, और ये इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है कैसा रहा इनका, इसी हवाले से ज़रा बात करते हैं। नफीस भाई, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा ज़बरदस्त आपका फील्ड है। कब ये ज़मीन तैयार हुई और ये ख्याल कैसे आया कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है? इन इलाकों में स्ट्रॉबेरी का लगाना या उससे अच्छी प्रोडक्शन लेना कोई अचंभा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग कोशिश ना करें, रिस्क ना लें, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी साफ ज़रा कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं तो लोग रिलेक्टेंट होते हैं। ये इंसानी फितरत है कि वो जो है कोई भी नया काम करने के लिए जुर्रत, करेज पैदा नहीं करते। इस बात का ख़ास तौर पर जो सहरा जाता है वो हमारे वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब को जाता है। उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ही एक हमें विजन दिया कि आप लोगों ने मल्टी स्टोरी करनी है, सॉफ्ट फ्रूट भी लगाने हैं और अपने जो बड़े फ्रूट्स हैं मतलब मैंगो, सिट्रस, वो भी लगाने हैं, लेकिन आपने सॉफ्ट फ्रूट को भी प्रमोट करना है। यानी क्रिटिकली उन्होंने कहा है कि इनकी आपने प्रोडक्शन लेनी है। और हमें मालूम था, हमारे पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम है एक्सपर्ट्स की जो हमारे पास फ्रूट्स को डील करते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डील करते हैं और इसके इवन इंसेक्ट पेस्ट को भी डील करते हैं। तो हमें पता था हम ये जो है ना क्या नाम है स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कर सकेंगे। और हमें इस कदर हमारे पास हालांकि टाइम बहुत शॉर्ट था। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ अगस्त सितंबर के महीने में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पैसों का उनको निकलवाना, टेंडर करना और फिर चीज़ों की सप्लाई ऑर्डर मुकम्मल करना काफ़ी हेक्टिक सा काम था। हमने ज़मीन की तैयारी जनाब अक्टूबर के महीने में कर ली थी। तो नवंबर के महीने में हमने ये स्ट्रॉबेरी के रनर्स परचेज़ किए, दीर के इलाके से परचेज़ किया। अगरचे हम लेट थे बहुत ज़रा, वहाँ रोज़ाना की बेस पे बोली होती है, ऑक्शन होती है, लोग जो है ना वहाँ से परचेज़ करते हैं, उनके बच्चे यानी कि पनीरी परचेज़ करते हैं। हमने वहाँ पे ऑक्शन में किसी बंदे को जो ऑलरेडी मुल्तान में स्ट्रॉबेरी लगाता था, उसको हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा। उनको हमने हायर किया, उन्हें कहा कि हमारी भी स्ट्रॉबेरी आप लेके आ जाइएगा। हमने 10 बोरियाँ यानी कि 1 लाख रनर्स मंगवाए। वो 1.5 दिन के बाद यहाँ पहुँचे तो हम फिर ये पॉलीथीन बिछा रहे थे। ये पॉलीथीन बिछाने में हमारे पास ट्रैक्टर ऐसा था जो बेड बनाने वाला था, वो बड़े बेड बना रहा था, पॉलीथीन बैग छोटा था। हमारे स्टूडेंट यहाँ रात के 11 बजे तक जो है ना बेचारे वो पॉलीथीन बैग बिछा रहे हैं। फिर उसमें इन्हीं स्टूडेंट्स ने इसमें सुराख किए हैं मल्च बिछाने के बाद, और फिर यानी वो रनर्स जो हैं अच्छे खासे स्ट्रेस में रहे 2-4 दिन। यानी कमर्शियली देखा जाए ना तो इनको स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, ज़मीन मुकम्मल तैयार हो, हर चीज़ तैयार हो, तब जाके वहाँ से वो ऑर्डर आए ताकि जल्दी जल्दी रिप्लेस हो जाए। अच्छा नफीस भाई, ये भी बड़ी अहम बात जो है वो आपने की है कि इसको मतलब वेट नहीं कराना चाहिए। तो जब आप ज़मीन की तैयारी मुकम्मल कर लें तब आना चाहिए, और कितनी देर ये पनीरी जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, और फिर आपके जो कुछ दिन लगे यहाँ पर उसको इंतज़ार करना पड़ा, तो फिर उसके लिए आपने कैसा बंदोबस्त किया? जी, इसके लिए हमने बंदोबस्त ये किया कि रात को तकरीबन कोई 11 बजे के करीब स्ट्रॉबेरी की जो बड़ी बड़ी बोरियाँ थी यहाँ पहुँच, वो रनर्स की बोरियाँ पहुँची हमारे पास। तो हमने अपने लेबर से कहा हुआ था कि बोरियां आ रही तो उसको फ़ौरन उसके मुंह खोल देने आपने। उसमें अच्छी खासी हीट बन चुकी होती है। अगर वो बोरियों के मुंह ना खोलते, फिर हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि गीली ज़मीन हो उसके ऊपर जो है ना अपनी बाकायदा जो बोरी है वो गीली करके रख देनी है ताकि वो बिल्कुल मॉइस्ट रहें, उनमें किसी किस्म का मसला ना आए। नेक्स्ट डे हमने उनकी सॉर्टनिंग करवाई, इसको सफाई करवाई, फिर उसको फंजीसाइड के साथ डिप किया, ट्रीट किया, फिर हमने लगाना शुरू कर दी। जो हमारी रनर्स बच जाती थी, क्योंकि 3-4 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जो बच जाती थी उनको हम खाले के अंदर नम जगह के ऊपर खड़ा सीधा करके ना खड़ा करके रख देते थे ताकि जो है ना ये जो है ना ग्रीन रहें, ख़राब ना हो।
विल्ट ना कर जाएंगे। अच्छा। तो उनको विल्ट से बचाने के लिए डेफिनेटली आपको सीधा सा फार्मूला जो फार्मर्स भी यूज़ करते हैं कि शेड में रखें, नंबर जगह पे रखें, मॉइस्चर उसकी मॉइस्चर जो है ना उससे कम ना हो उसकी मॉइस्चर, वरना वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा तकरीबन 14 घंटे का सफ़र करके आई होती है तो वो स्ट्रेस में होती हैं। तो ये चीज़ हमें लाजमी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन मुकम्मल तैयार हो जाए तो उसके बाद आप जो है ना वो उनका ऑर्डर करें। अच्छा, ये बेसिक चीज़ है। और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा, अभी हम पनीरी पे ज़रा बात कर रहे हैं, अगर आपने 1 एकड़ में पौधे लगाने हैं तो कितनी प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उसमें से अगर मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख पौधा लगाया तो उसकी कितनी वो होती है कि तमाम पौधे ही वो निकल आएंगे, फल पे आ जाएंगे, उसमें से कोई परसेंटेज होती है, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा लगानी चाहिए। फिर एक छिद्राई का अमल भी होता है, क्या आपको लगता है कि उसको भी होना चाहिए? इसमें नॉर्मली जो है ना 60,000 पौधे 1 एकड़ में हम लगाते हैं। अगर आप 60 की बजाय 65, 70 भी कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। प्लांटिंग डिस्टेंस जो है इसका 4 से 6 इंच बहुत होता है। अगर आप ज़रा डिस्टेंस करेंगे तो जब मौसम गर्म होना शुरू होगा तो वो ज़रा जो है ना पत्ते निकालेगा। ये यानी कि बेहतर है कि आप कम से फासला जो है ना उसका 4 से 6 इंच, यानी कि 6 इंच मैक्सिमम है, से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात कि डेफिनेट बात है कि जब आप रनर्स लगाते हैं, अगर आपने किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं आने दिया, रनर्स लगाने के बाद आपने इमीडिएटली उसको इरिगेट भी कर दिया है तो मोस्ट चांस है कि कोई मॉर्टेलिटी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई 2%, 3%, 5% मॉर्टेलिटी हो जाती है तो आप वो नागे पूरे करेंगे, अपने कुछ रनर्स बचा के रख लेंगे। वो आप किसी भी शेडी प्लेस के अंदर जो है ना सीधा खड़ा कर देंगे, उनको रख देंगे और वो दलदल से बना देंगे उसके नीचे। तो ये रेतली ज़मीन है नफीस भाई, तो इसकी तैयारी जो है वो कितनी अहम है, हमारे ज़रा काश्तकारों को वो भी बताइएगा। अच्छा अतर भाई, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको कि स्ट्रॉबेरी के लिए मैरा टाइप की ज़मीन चाहिए होती है। मैरा से मुराद है ना वो बहुत ज़रा हार्ड हो, ना ही वो रेतली हो। हमारी ये वाली ज़मीन जो है वो हार्ड ज़मीन है, इसका कुछ कंपोनेंट बहुत ज़रा हार्ड है, कुछ थोड़ा सा रेतला जो है ना बना हुआ है। तो अगरचे ज़मीन बहुत ज़रा हार्ड थी, हमने इसको डीप प्लो किया, अच्छा प्लो करके इसको 2-3 मरतबा जो है प्लो करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन के इनके मुख्तलिफ डायरेक्शन के साथ फिर इसमें बाकायदा तौर पर 2-2 बोरियाँ जो है SOP, DAP, यूरिया मिक्स की हैं, तब जाके इसकी ये वटें निकाली हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अब जब ये फल पर आई है तो कितने दिन में हमारे यहाँ पर जब आप पनीरी लगाते हैं तो कितने दिन बाद पौधा फल पे आया है, और फल की क्या सिचुएशन है? क्या आपकी जो तवक्कुआत थी उससे कम रहा, उससे ज़्यादा रहा, क्या कहेंगे? जी अतर भाई, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है दर्जा हरारत के साथ है। जब टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है, यानी हमारे इस इलाके में आपको पता ही है कि जनवरी के बाद ही टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, तकरीबन 22 प्लस होना शुरू हो जाता है। तो ये एक एज है इस इलाके का कि यहाँ टेम्परेचर जल्दी हाई होने की वजह से फ्लावरिंग जल्दी होना शुरू हो जाती है। और हमें जो है हमने मसलन नवंबर में इसकी सोइंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी, यानी कि हम ट्रांसप्लांट कर लिए थे, तो जनवरी के एंड में जो है हमें इसमें से फ्रूट हासिल होना शुरू हो चुका था। बल्कि फरवरी के जो है मिड में जाकर हमने इसकी बाकायदा तौर पर कमर्शियल प्रोडक्शन लेना शुरू कर दी थी, यानी सिर्फ 2-2.5 महीने की दौरानिए में। बिल्कुल ठीक है, ये भी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर रिसर्च भी हो रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का ये फील्ड है जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी के दरमियान में आपको प्याज भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैकल्टी कुछ और लोग जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसकी मल्चिंग के हवाले से बात करेंगे, इसकी इंटरक्रॉपिंग के हवाले से बात करेंगे, इसकी बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम स्ट्रॉबेरी के फील्ड में ही मौजूद हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर जो स्ट्रॉबेरी का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, रेतली ज़मीन, पक्की ज़मीन, इन इलाकों में ख़ास तौर पर, या मेरे पीछे आपको शायद नज़र आ रहे होंगे कि रेत के टीले हैं, और ये ज़मीन भी रेत के टीलों को हटाकर ही साफ़ की गई और बनाई गई, और यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है वो हो गई। और अभी हमने उसके पहले मरले में बात की कि
ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, आपने पनीरी कहाँ से लेनी है, पौधों की तादाद, इस चीज़ों के ऊपर अभी हम ज़रा बात करेंगे। इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, इसकी जो मल्चिंग है उसके हवाले से, शॉपर जो बिछाया जाता है वो क्यों बिछाया जाता है, कितना ज़रूरी है, उसके ऊपर कितने खर्चे हैं, और फिर जो दरमियान में दूसरी फसल काश्त कर दी गई है, फल और सब्ज़ी मिक्स की गई है, इसका क्या है। अदनान सिद्दीक मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, जो मैनेजर हैं और ये ओवरऑल इसको जो है स्ट्रॉबेरी के यहाँ पर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हमने देखा कि आपका जो स्ट्रॉबेरी का फील्ड है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो मल्चिंग का ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, इसके हवाले से बताइएगा। जी, मल्चिंग हमने इसलिए की हुई है कि इससे एक तो फल ख़राब नहीं होता, और दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि फल जल्दी पक जाता है, और तीसरा ये है कि इससे ना मॉइस्चर कंजर्व रहता है, और जिससे इसके जो जिन दिनों में हम लगाते हैं मॉइस्चर कंजर्व रहता है, और दूसरा उन दिनों में टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब इसमें हीट पड़ती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और उससे हीरना पौधा बहुत अच्छी नशोनुमा करता है, इसका ये फ़ायदा है। और दूसरा, जब फल पकने के फल बंद तो जाता है, लेकिन फल इससे बहुत अच्छा, यानी कि टेम्परेचर राइज होता है और फल बहुत अच्छा पक जाता है और जल्दी पक जाता है। जितनी हमारा फल जल्दी आएगा उतना हमें मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा, उतना ही रिटर्न जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसके वीडिसाइड के कंट्रोल में भी मावनत मिलती है? जी बिल्कुल। अगर हम वीडिसाइड के हवाले से देखें तो तकरीबन अगर हमें एक गोडी 1 एकड़ में करनी पड़ जाए तो वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये ख़र्चा है उसका। इससे बिल्कुल एक बार लग गया है, और इसकी टोटल कास्ट है तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये, और 30 किलो शापर लगता है, 8-9 हज़ार रुपये इसकी कास्ट है। उस हवाले से अगर एक दफ़ा हम 8-9 हज़ार रुपये लगा देते हैं तो ये पूरी फसल के लिए हमारे वीड्स के हवाले से ना फसल हमारी फ्री हो जाती है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी अच्छी होगी। एक चीज़ जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो इसका फल जो है वो भी बेहतर होएगा, इसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका कंट्रोल भी मिलेगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो है वो ये बताइएगा कि जब ये हम ज़मीन पनीरी हमारे पास आ जाती है तो पनीरी से पहले इसको लगाना है, और फिर इसके जो सुराख हैं वो कैसे करने हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा। उसमें जब पनीरी आप लगा रहे होते हैं, शापर को पहले ज़मीन तैयार करके खादें वगैरह डाल के ज़मीन को तैयारी करके उसमें हम बेड बना लेंगे। बेड को हमेशा हमने देखना है, बेड का साइज़ थोड़ा छोटा ही रखना है, मैक्सिमम 1 फीट, वरना 1-1.5 फीट से ऊपर नहीं जाना। 1 फीट होगा तो एक तो हमारे प्लांट्स ज़्यादा आएंगे फ़ी एकड़ के हिसाब से, और दूसरा हमारी मल्च भी कम यूज़ होगी। शिफ्ट करके जो है वो फिर पानी लगाया जाता है। ज़ाहिर बात है जी, ये जो टेक्नोलॉजी है अगर ये हमारे काश्तकार अडॉप्ट करते हैं तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। सर, एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जब हम पौधों की तादाद के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पर जो फासला है वो कितने से कितने तक होना, कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, पौधे से पौधे का फासला जो है? जी, पौधे से पौधे का फासला हमारा 4 से 6 इंच होना चाहिए, और फ़ी एकड़ तकरीबन 55 से 60 हज़ार प्लांट लगते हैं। और इस हवाले से अगर हम इसी हवाले से इसकी कॉस्ट पे आ जाएं तो 55 से 60 हज़ार रुपये, 1 से 1.5 रुपये में अगर हमें प्लांट्स मिलता है तो, वरना ओवरऑल ये रेट होता है, हर साल एक नहीं रहता, तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख में हमें इसकी पनीरी मिलती है। और ये जो 60 हज़ार प्लांट लगाते हैं तो मिनिमम जो फ़ी पौधा हमें प्रोडक्शन देता है वो देता है 1 पाव, और 60 हज़ार से अगर 1 पाव फ़ी प्लांट हमें दे तो ये 15,000 kg बनता है। तो इसमें अगर 15,000 kg मिनिमम रेट जो मार्केट का है वो 100 के हिसाब से भी सेल करें तो ये 15 लाख रुपए हैं। तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की पनीरी या बाकी खर्चे वगैरह करके तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए इसकी कास्ट आती है। फिर भी फार्मर को 10 से 12 लाख रुपए इजीली प्रॉफिट है। ये बड़ी अहम चीज़ जी इन्होंने जो की है कि 1 एकड़ से आप 10 से 12 लाख रुपया कमा सकते हैं आसानी के साथ, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी चलते हैं, कुछ और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे कुछ और हवालों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुबीना इलियास जो ऑर्चर्ड सुपरवाइज़र हैं ये जो फैकल्टी है एग्रीकल्चर की यहाँ पे, और ख़ास तौर पर ये जो हमारे नौजवान हैं, अभी आपने देखा कि नफ़ीस साहब से हमने बात की, बाकी जो लोगों से हम बात कर रहे हैं वो यंग जनरेशन है, और वही इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इस तरह के जो नए प्रोजेक्ट हैं, डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का जो विजन है कि हमने जिद्दत की तरफ जाना है, ना सिर्फ ये कि ख़ुद जाना है बल्कि इस खित्ते के लोगों
लोगों को भी उस तरफ माइल करना है और उनके लिए रास्ते हमवार करने हैं। मुबीना, फरमाइएगा, यहाँ पर जो ख़ास तौर पर अहम चीज़ है वो इरिगेशन है। इन इलाकों में स्ट्रॉबेरी की इरिगेशन को आप कैसे देखती हैं, क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगी? जब हमने शुरू में ये सोइंग की थी विंटर में, ठीक है, विंटर में जो होता है टेम्परेचर हमारे पास कम होता है, ठीक है, उसमें हम इरिगेशन के इंटरवल्स अगर देखें तो हमारे पास 20 डेज़ आते हैं, ठीक है, 20 to 5 डेज़ भी निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ हो जाता है हमारे पास, ठीक है, तो हमें इसका जो है इंटरवल कम करना पड़ता है। जैसे हमारे पास 10 डेज़ हो गए हैं, अब स्प्रिंग है, आप ठीक है, तो आप भी नोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है राइज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है इसकी इरिगेशन को मेंटेन करने के लिए मल्चिंग की हुई है, ताकि हमारे पास मॉइस्चर जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास एक लेवल पे रहें, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाए और हमारे पास जो है ये एरिया ड्राई हो जाए। इसके लिए हमने मल्च किया है, ठीक है। और अब जो है हम ये जो है सब सरफेस कर रहे हैं इरिगेशन, लेकिन इसके बाद हम जो है वो स्प्रिंकलर और इधर ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएंगे। ड्रिप इरिगेशन में ऐसा है कि ना हमारे पास जो वाटर लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, वीड्स की जो है हमारे पास बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। वीड्स इधर इशू है कि हमारे पास ना वीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लेकिन ये मल्च और अगर हम ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं तो इससे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। और ये है कि ड्रिप इरिगेशन से हम जो है इसकी हम मैक्सिमम यील्ड भी ले सकेंगे, क्योंकि हमारे पास वाटर लॉस कम होगा तो जो है मतलब हमारे पास मैक्सिमम यील्ड होगी इससे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम जो है ये ऐसे फ्रोज़ वगैरह में हाल चलवाते हैं, ताकि जो है हल से हमारा यहाँ का ना सॉइल है कि पानी यहाँ पे ठहर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हल चलवाते हैं तो वो जो है हल वो अब्ज़ॉर्व कर लेता है पानी को, ठीक है, और पानी अब्ज़ॉर्व हो जाता है तो हमारे पास जो है मॉइस्चर फिर तकरीबन हमारे पास हफ़्ता एक रह जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि समर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, फिर इसे जो है मतलब 3 to 4 डेज़ के इंटरवल पे हमें पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएगा तो मॉइस्चर कंटेंट्स हमारे पास जो हैं वो कम रह जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपने अभी बिना बात की कि सबसे बेहतर तरीका जो है वो ड्रिप का है। अच्छा, जब हम इन चीज़ को पानी लगाते हैं और अहम चीज़ ये है कि ये फल तैयार भी होता है, तो क्या उसको जब पानी फल के साथ टकराएगा उससे कोई ख़राबी पैदा हो सकती है? और थोड़ा सही सवाल से बताइएगा। और पानी का लेवल जो है वो कितना रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि ज़मीन को भर देना है। जब हम फ्लड इरिगेशन कर रहे होते हैं तो फिर उसको मुकम्मल तौर पर अब हम सैराब कर रहे होते हैं। तो ये भी बताइएगा कि इस टाइम पे जाके कितने दिन बाद पानी लगाना है और उसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, पानी कितने दिन तक खड़ा होना चाहिए और कब उसको जो है अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। सर, आपने बात की है कि फ्रूट्स के साथ इन टच होता है तो ये फ्रूट जो है वो रोटन हो जाता है, लेकिन हम एक लेवल तक भरते हैं ताकि ये फ्रूट्स को टच ना करें, ठीक है। और अगर फ्रूट्स को टच कर भी लेता है, ठीक है, मतलब इन केस, ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि हम हल वगैरह चलवा के तो फ़ौरन कोशिश करते हैं कि ये पानी जो है वो जल्दी से ज़मीन में अब्ज़ॉर्व हो जाए और हमारे पास जो है वो स्टोर रहे, ठीक है, क्योंकि ज़मीन में रहेगा तो हमारे पास स्टोर रहेगा वाटर, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मतलब किस लेवल तक आप कह रहे हैं कि फ्लड इरिगेशन में हमारा ये होता है कि हम भर दें, तो ऐसा नहीं है कि हम एक लिमिट्स तक भरते हैं ताकि ये मतलब इन टच ना हो फ्रूट और जो है वाटर। अब उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से और इसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले से, और अब बड़ा अहम मरला है कि आपने जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है वो कैसे करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि खादों का इस्तेमाल, मुतवाज़िन खादों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फसल के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। ये फल ऐसा है कि डायरेक्ट आप यहाँ से तोड़ते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इसको शायद धोते भी नहीं हैं, क्योंकि इसको समझते हैं कि बहुत नरम फल है तो इसको धोते भी नहीं हैं। तो इसके ऊपर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो अगर करना है तो कैसे करना है, इसके ऊपर बीमारियां जो हैं वो कौन सी आ सकती हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है। आज हम मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में और एग्रीकल्चर
कॉलेज जो है वो उसके जो लोग हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनके लोगों ने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। इश्तियाक अहमद साहब प्रोग्राम के इसी से में मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इश्तियाक भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ज़मीन की तैयारी के मरहले में ही हमने खादों का जो इस्तेमाल है स्ट्रॉबेरी के लिए वो कैसे करना है? ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको एक लेवल ज़मीन होना चाहिए। अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, अगर तो ड्रिप इरिगेशन पे है, फिर आप चाहे कोई भी लेवल एरिया ना हो फिर भी आप स्ट्रॉबेरी की काश्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैदानी इलाके में आपने लगानी है तो हमने जैसे यहाँ पे किया है, ज़मीन को लेज़र लेवल किया है। लेज़र लेवल करने के बाद उसमें प्लोइंग की है मैनी टाइम्स प्लोइंग करने के बाद फिर हमने इसकी बेसल डोज जो हम फर्टिलाइज़र की डालते हैं, हमने यहाँ पे 3 बैग पर एकड़ के हिसाब से DAP फास्फोरस का सोर्स डाला है और 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से SOP डाला है। उसके बाद हमने इसकी रिजेस बनाई हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी की जो पनीरी है वो ट्रांसप्लांट कर दी है मल्च पे बिछाने के बाद। उसके साथ इसमें बाद में जब पानी लगाने के बाद दूसरी इरिगेशन हम इसे खाली इरिगेट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जब आप पनीरी को ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो उसको जो उसकी जड़ें हैं उनको फंजीसाइड के साथ ज़रूर ट्रीट करना चाहिए, जिससे फंगस बेस्ड जो भी बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं और इनके मरने का अमल, जो पौधों के मरने का अमल है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके बाद में जब हम इसके जैसे जैसे क्रॉप की बढ़ोतरी होती है, हम हर फोर्टनाइट या 15 दिन के बाद इसमें फंजीसाइड जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड होते हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद हम इसमें अप्लाई करते हैं ताकि झुलसाव का अमल ना हो, पौधे मरे ना। जहाँ तक कीड़ों का ताल्लुक है, स्ट्रॉबेरी में कोई इतना ज़्यादा पेस्ट का अटैक नहीं होता। सिर्फ शुरू में इसके कुछ जो च्युइंग टाइप पेस्ट हैं जो इसके पत्तों को खाते हैं, उससे बचाने के लिए हम इस पे कुछ स्प्रे करते हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रोकूंगा कि मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने नाज़रीन को ज़रा खादों के मुतनासिब इस्तेमाल के हवाले से ज़रा मज़ीद बता दें। अच्छा, लोगों की आम ये प्रैक्टिस है यहाँ पे कि जिस टाइम पे पैसे आए उस टाइम पे खाद ली, उस वक्त ज़मीन को कितनी ज़रूरत है, ज़मीन को कितनी ज़रूरत नहीं है वो दे दी। ज़मीन की तैयारी के वक्त आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी काश्त करने से पहले मिट्टी का तज्ज़िया ज़रूर करा लें, पानी का तज्ज़िया ज़रूर करा लें ताकि चीज़ें आ जाएं और उसके बाद उसकी खादों की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? जी, ज़मीन का तज्ज़िया भी कराना चाहिए और इसका पानी का तज्ज़िया भी कराना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव क्रॉप है जो नमकीन पानी पे नहीं ग्रो की जा सकती। इसी तरह अगर ज़मीन कलराठी हो, नमकीन हो तो तब भी ग्रो नहीं की जा सकती। इसलिए इसके लिए फिट ज़मीन का होना ज़रूरी है और ज़मीन का सही ड्रेनेज हो, यानी पानी ज़्यादा देर खड़ा ना रहे ज़मीन में। अगर पानी ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो भी स्ट्रॉबेरी की फसल ख़राब हो जाती है। इसलिए तज्ज़िये के साथ फिर हम इसकी बेसल डोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक शार्ट पीरियड की क्रॉप है, थोड़े अरसे के लिए होती है। क्योंकि अगर इसमें हम शुरू में ही फर्टिलाइज़र ना डालें DAP तो उससे 15-20 दिन तो उसको एक्टिविटी में लग जाते हैं, जो पौधे के लिए अवेलेबल होने में लग जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और मैं इश्तियाक भाई पूछना चाह रहा था कि जब हम इसको शुरू में भी ज़मीन की तैयारी में भी खाद का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं और बाद में भी इसको दे रहे हैं, जब ये फल पे आ जाती है और फल इसका शुरू हो जाता है और फिर ये दरमियान तक पहुंच जाता है, किस वक्त तक इसको खाद देना जो है वो बेहतर रहता है? मतलब आपका फल आ गया है, आप फल की तोड़ाई कर रहे हैं, साथ साथ करते जा रहे हैं, इसका ख़त्म होने से कितना अरसा पहले तक या फल लेने के कितना अरसा बाद तक इसकी फर्टिलाइज़र जो है वो इसको दी जाए तो ये इसका फल, इसका साइज़, इसका कलर, इसकी मिठास गेन कर सकता है? देखें, ये आपकी हर चुनाई के बाद आपको खाद अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अब उसका हम सोर्स चेंज कर देते हैं। पहले हम डालते हैं SOP जो सोर्स है पोटाश का, बाद में हम सोलो पोटाश डालते हैं जो इंपोर्टेड होती है, बाहर से आती है, वो रेडीली अवेलेबल होती है। उसका काम ही इसके साइज़ और क्वालिटी को मेंटेन रखना है। जितनी चुनाइयाँ आप लेते जाएंगे, हर चुनाई के साथ इसको आपको खाद डालना पड़ेगा ज़मीन में, वगरना इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। वो क्वालिटी वो नहीं रहेगी। क्वालिटी से मतलब ये है कि इसका फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाएगा, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है, या किसान को वो नफ़ा नहीं दे सकेगा जो उसको चाहिए। किसान को वो नफ़ा नहीं दे सकेगा जो उसको चाहिए। जैसे अभी इश्तियाक साहब बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात की फ़र्टिलाइज़र के हवाले से, और अब आखिर में इनसे ज़रा जानते हैं कि जो हम ये बात इन्होंने शुरू की थी फंगस के हवाले से, कुछ बीमारियों के हवाले से और उसके कंट्रोल के हवाले से, इश्तियाक भाई ये बताइएगा कि अगर हम जब बात करते हैं
फंगस की या कुछ और बीमारियों की, कौन सी बीमारियां इसके ऊपर अटैक कर सकती हैं, कोई पेस्ट अटैक कर सकता है, और उसका फिर कंट्रोल जो है उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है? सर, इसमें सबसे पहले तो ना जड़ों में बीमारी आती है रूट राट की। वो हम उसका तदारक के लिए जब हम ज़मीन में पनीरी को शिफ्ट करते हैं, पौधों को शिफ्ट करते हैं, उस वक्त हम उसकी जड़ों को फंजीसाइड, जो कपर बेस्ड फंजीसाइड होती हैं, उससे हम रूट्स को डिप करके थोड़ी देर के लिए फिर ज़मीन में मुंतकिल करते हैं। और जहाँ तक कीड़ों के तदारक की बात है, वहाँ पर हम ज़्यादातर शुरू में इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, फल की मक्खी आती है जिसमें हम डिप्ट्रेक्स स्प्रे करते हैं, या शुरू में जब इसके पत्तों की ग्रोथ हो रही होती है तो आर्मी वर्म आता है, उससे हम इसके लिए कोई भी पेस्टिसाइड, मौजूद पेस्टिसाइड जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि जब ये फल, क्योंकि लोग अक्सर इसको तोड़ के फौरी तौर पर खा रहे होते हैं, हम देख रहे हैं अभी भी लोग इसको खा रहे हैं, हम खुद भी खा लेते हैं, तो फल के ऊपर जब आप स्प्रे कर रहे होंगे तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है इन चीज़ों से हट के? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। हमारा ये इनिशिएटिव है, अभी पहले साल ही है हमारा। लेकिन इसके जो इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए हम जो इसकी पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं वो जुडिशियल यूज़ करते हैं। जो ETL लेवल जो उसका होता है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, उसी पे अप्लाई करते हैं, जो इंसानों के लिए मुज़र सेहत साबित ना हो। हम वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ घंटों के बाद उसके असरात ज़ैल हो जाते हैं। वो इंसान के लिए जब ये फल खाएं तो नुकसानदेह नहीं रहते, लेकिन इसके तमाम इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फल को धोकर ही खाना चाहिए, बेहतर यही है। तमाम फलों को धोकर खाना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोट की है कि जब मैं मुल्तान में गया, हमने कुछ दिन पहले ही आपको एक प्रोग्राम दिखाया था कि मुल्तान में हमने किया था, और वहाँ के लोग, डॉक्टर रियाज साहब से हमने बात की थी, मुख्तलिफ और लोगों से बात की थी। मुल्तान और यहाँ की आबो हवा में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो, लेकिन जो ज़मीन की साख्त है उसमें बहुत अच्छा खासा फ़र्क था। जो हमने पिछला प्रोग्राम आपको दिखाया वो था जी दरिया के बेट में, दरिया के बिल्कुल किनारे के साथ साथ जो वहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगती है उसके ऊपर था। वो स्ट्रॉबेरी थी जो ज़मीन जो है वो ठंडी ज़मीन थी, पानी की अवेलेबिलिटी थी और बेट की ज़मीन थी। आज का प्रोग्राम करने का खसूसी मकसद यही है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर जो रेतली और पक्की ज़मीन ख़ास तौर पर, मतलब ये जब रेत के टीले हटाए गए तो ये ज़मीन निकाली गई और इसको ठीक किया गया, इसको सीधा किया गया, इसको लेवल किया गया, और इसमें फिर प्याज भी लगाए गए हैं और स्ट्रॉबेरी भी लगाई गई है। और स्ट्रॉबेरी, मतलब जैसे अभी फार्म मैनेजर बता रहे थे कि 1 एकड़ से आप 15 लाख तक जो है अर्न कर सकते हैं, उसमें से 2 से 2.5 लाख, हद 3 लाख भी अगर आपका खर्च है तो भी आप 12 लाख रुपए फ़ी एकड़ तक कमा सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ये प्रोग्राम में अभी हमने जो बातें की, अभी हम ज़रा उसको आगे लेकर चलते हैं। और प्रोग्राम के इसी से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो इनसे मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। उस वक्त ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में, MNS जो मुल्तान है वहाँ पर ये होते थे, और ख़ास तौर पर इनका आम की प्रमोशन के हवाले से हमारे जो मुल्तान के और सराइकी ख़ित्ते के वो लोग जो आम के काश्तकार हैं, और जब मुल्तान का फेस्टिवल हुआ करता था, बल्कि अब भी होता है, लेकिन जब तक ये वहाँ पे रहे तो वो सब जानते होंगे डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ मुल्तान में, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पर जो रशियन स्टेट्स हैं उनमें हमने देखा, और बहुत सारे और ममालिक में जो है वहाँ पर मुल्तान के और सराइकी ख़ित्ते के आम को लेकर पहुँचे अपने डेलीगेशंस के साथ, और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का और सराइकी ख़ित्ते का आम जो है वो कितना खुश जायका, कितना मीठा, कितना ज़बरदस्त है, उसके ऊपर बात हुई। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स उस वक्त किए थे, तो फिर ये भी वापस आ गया भावलपुर, और मेरा तो अपना घर है भावलपुर में आ गया। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको भावलपुर में। ये बताइएगा, अभी हमने कुछ दोस्तों से बात की इसकी काश्त की टेक्नोलॉजी के हवाले से, इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब जब हम इसकी बर्दाश्त की टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, तो स्ट्रॉबेरी एक बड़ा नफीस सा फल है, और इसको टैकल करना कितना मुश्किल और कितना अहम है, इसको क्या कहेंगे?
स्ट्रॉबेरी इसको फलों की जो नरम फ्रूट है ना उनके मलका कहा जाता है। जैसा आम का आपने जिक्र कर दिया, तो आम को फलों का बादशाह कहते हैं, तो इसको जो नरम फल हैं उनके मलका कहा जाता है। ये बहुत ही नरम फल है, जैसा आपने कहा इसमें पानी के कंटेंट्स जो बहुत ज़्यादा हैं। हमने इसको मैनेज करने के लिए इसकी तोड़ाई का वक्त किस तरीके से, किस मैच्योरिटी स्टेज पे उसकी पुख्तगी कैसी है, उसका ख्याल रखना होता है। इस में हम जब कमर्शियल लेवल पे हम इसको ग्रो कर रहे हों, तो हम इस को जब इसमें कलर ब्रेक जो है वो 50% से ज़्यादा हो जाए, तो हमें जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इसको तोड़ के मार्केट में लेके जाना है। और तोड़ाई का वक्त दिन में उसमें बहुत बेहतर है कि सुबह जब शबनम जैसे ही खुश्क हो जाए फ़ौरन उसको आप इसकी तोड़ाई करवा लें और इसको मंडी पे भेज दें। अब उस सारे मरहले में आपकी जो लेबर है, जो बंदे का वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि हमने इस फसल को बहुत एहतियात से रखना है, एक ख़ास टाइम पे हार्वेस्ट करके ख़ास तरीके से एक दूसरा रखना है कि एक दूसरे के ऊपर इनका फ्रूट का वज़न बहुत कम आए। तो इसके लिए हम स्पेशल थोड़ा सा उनको डिफरेंट सिस्टम्स मैनेज करते हैं कि आप इसमें एक ट्रॉली मूव कर सकते हैं, उस ट्रॉली के ऊपर अपने ट्रेज़ रख लें, उसके अंदर फ्रूट को आप थोड़े थोड़े बिन्स के अंदर रख के आप ले जाएं और एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा बहुत बल्क पैक ना करें जब फील्ड में हैंडल कर रहे हों। तो इसको आपने सर जब इसकी पैकिंग आपने करनी है, उससे पहले आपने इसको ना सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग ये है कि जो फ्रूट ऐसा है जो कि मार्केट में नहीं जा सकता उसको आपने अलग कर देना है, और जो मार्केटेबल फ्रूट है उसमें फिर साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से फ्रूट को आपने ग्रेड कर लेना है, और फिर उसके बाद उसको आप एक अच्छे पैकिंग मटेरियल में पैक करके भेजें। तो उसके लिए ये हमने एक सिस्टम ये बनाया हुआ है। ये देखिए आप, ये बॉक्सेस हैं, ये इस पर से लाल रंग की स्ट्रॉबेरी नज़र भी आती है। इस पर फार्मर्स अपनी इस तरह की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, और साथ इसके अंदर जो फ्रूट है उसको हम एक साइज़ का जो फ्रूट है उसको यूनिफॉर्म शेप में हम यहाँ पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनको भी हम डायरेक्टली फील्ड के अंदर हार्वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली इनके अंदर भी हार्वेस्ट करके रख सकते हैं, अगर हमारी लेबर जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हो, उसको पता हो कि मैं कौन सा साइज़ है वो हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम टीम बना सकते हैं। बड़े साइज़ वाले फ्रूट जो एक टीम बड़े साइज़ के फ्रूट हार्वेस्ट कर रही हो, एक मीडियम साइज़ के कर रही हो, छोटे साइज़ के कर रही हो, ताकि आपके जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर यूनिफॉर्म किस्म की पैकिंग हो, और फिर वो आप इनको डायरेक्टली अपने फील्ड में से रिमूव करके ले जाते हैं शेड में, वहाँ पे रखते हैं। जैसे आपके सारे कंटेनर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आप इसको मंडी में भेज सकते हैं। तो ये डिसेंट पैकिंग जो है ना, इसको भी हमने प्रमोट करना है। जो हमारी हर शेयर को ना हमने बोरियों में, थैलों में और लकड़ी की पेटियों में पैक करना शुरू किया हुआ है, स्पेशली फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। इस तरह के जो डेलिकेट जो हमारे क्रॉप्स हैं इनको हमने एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट पैकिंग में, जिसमें ये क्वालिटी भी ख़राब ना हो और वो जो उनकी कस्टमर जो है उसकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो। इसकी मैं मार्केटिंग के हवाले से तो बात करते हैं, मैं आता भी हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि इसकी साइज़ को, इसके कलर्स को, इसको ज़रा बढ़ाने के लिए, इसके मिठास को बढ़ाने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? सर इसमें जो एक अहम बात है ना, वो ये है कि जब आप फसल ग्रो कर रहे हैं उस दौरान आपका जो न्यूट्रिशनल प्लान है, आप इसको खाद कौन सी दे रहे हैं। फलों को मिठास के लिए पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपने इस पे रेगुलर इंटरवल्स पे पोटाश जो है, जब भी आप पानी लगा रहे हो, जब ये फ्रूटिंग पे आ जाए, तो आप पोटाश की बेस्ड फर्टिलाइज़र है ना, वो आप इस पे ज़रूर अप्लाई करवाएं। और वो आप पानी के साथ ही जो आपका फर्टिलाइज़र वाला जो पानी है, जो आप न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हैं पानी, उसके साथ ही आप वो अपने खाद उसके अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। तो इस मेन जो है इसकी मिठास के लिए यही तरीकाकार है। दूसरा ये कि जब आपने इसको तोड़ना है तो उस वक्त ये सही टाइम पे इसकी ये पकावट है ना वो ठीक होनी चाहिए। अगर फ्रूट आपने जल्दी तोड़ लिया, अभी वो तैयार ही नहीं हुआ, उस पर कलर ही सही तरह डेवलप नहीं हुआ, तो वो फ्रूट भी जो है ना वो आपका टेस्ट उसका ठीक नहीं होगा, मिठास कम होगी उसकी। अच्छा सर, एक और चीज़ जो अभी आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे, हमने देखा कि आम को आपने इतना प्रमोट किया, उसको इतना खूबसूरत तरीके से आपने पेश किया कि वो दुनिया में उसकी मांग बढ़ी। और ये स्ट्रॉबेरी डेफिनेटली हमारा फल नहीं है, ये भी मुख्तलिफ ममालिक में भी हो रहा है, लेकिन मकामी तौर पर इसको अगर हम मार्केट करें तो आपको लगता है कि हमारे काश्तकार को रिवायत से निकल कर जिद्दत की तरफ आना होगा। अगर वो जिद्दत की तरफ आता है तो इसी पैदावार के साथ वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे। आप देखिए, जिन लोगों के पास पहले कई मुरब्बे हुआ करते थे, उनके पास अब चंद मुरब्बे रह गए। जिनके पास चंद मुरब्बे थे वो एकड़ों में आ गए, और जिनके पास एकड़ हुआ करते थे वो कनालों मरलों में आ गए ना। तो अब हमारे
हमारे पास जगह थोड़ी है, उसको हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है। तो उसमें हमें अपनी जो ज़मीन जितनी भी अवेलेबल है उसमें ऐसी क्रॉप्स लगानी है जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, जिनसे हम ज़्यादा कमा सकें। उस लिहाज से ये स्ट्रॉबेरी उन फलों में से एक ऐसा फल है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, 1 एकड़ भी अगर किसी पास कोई ज़मीन है, तो उसमें से भी, जिस तरह आपसे पहले भी बात की होगी दोस्तों ने, कि आप 12 से 15 लाख जो है ना वो कमा सकते हैं। तो ये आप इस तरह के फलों की तरफ हमें आना चाहिए। अब ये बेशक बाहर का फल था ये, लेकिन अब ये पाकिस्तान में आ गया तो हम इसे कहते हैं कि अब ये हमारा फल भी है। ये सिर्फ पाकिस्तान का, दुनिया का फल नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर भी हम इस फल को ग्रो करें तो ये हमारा फल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से थोड़ा हमारे लोगों को बताइएगा कि फल के अंदर हैं क्या क्या चीज़ें, कंटेंट्स क्या क्या हैं, और ये कितना बेनिफिशियल है इंसानी हेल्थ के लिए। जी सर, एक तो ये है कि जितने भी ये कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली फ्रूट्स कलर्ड हैं। कलर्ड फ्रूट्स जो हैं ये, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपके कैंसर की जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट बहुत इनका इनका इम्पैक्ट होता है। और उसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें फोलिक एसिड नहीं होता। ये एक ऐसा फल है जो कि फोलिक एसिड के इसके अंदर मौजूद है। आखिर में इतना बता दें कि क्या फ़र्क लगता है प्रोफेसर डॉक्टर राव आसिफ अली साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का जो विजन है एग्रीकल्चर को यूनिवर्सिटी से निकाल के लोगों तक पहुंचाना, कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है उसको कैसे देख रहे हैं? जी सर, मैं दोनों जगहों पे काम किया है और मैंने देखा है कि जो लीडर होता है ना, वो हमेशा उसके जो एक मेन पर्पस है, जो ट्रू लीडर है, वो इस अपने सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इसकी एजुकेशन के लिए काम करता है, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। तो इस लिहाज से मैंने वहाँ पे मुल्तान में भी एंथुसियाज्म देखा, और यहाँ पे जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, इनका स्पेशली एग्रीकल्चर, ये जनरल यूनिवर्सिटी है लेकिन यहाँ पे इनका एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकबोन है इस मुल्क की। इसमें जितनी भी एजुकेशन हो रही है सबको एग्रीकल्चर के अंदर अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, चाहे कोई इंजीनियरिंग है, चाहे आईटी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो उनकी ये यहाँ इस यूनिवर्सिटी में मुझे थोड़ा सा ये भी फील हुआ है कि यहाँ पे वो सारे डिसिप्लिन्स जो कि समझे जाते हैं कि शायद वो अलहदा हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस सिस्टम के अंदर जो है ना वो मैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा हूँ। और हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोलैबोरेशन शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो बात कर रहे थे कि ये चीज़ें जो हैं हम इसकी बेहतरी के लिए काम कर भी रहे हैं, और लीडर जो है वो लीडर होता है। और प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की से जब भी हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं कि यार इस मुल्क के लिए कुछ करना है, इस खित्ते के लिए करना है, यहाँ के लोगों के लिए करना है। मतलब उनका यही विजन होता है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने उनसे बात की कि हम समझते हैं कि यहाँ से ये चीज़ निकले, देहातों में पहुँचे, वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के मर्द इस हमारी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं और बेहतर अपना रोज़गार जो है उसको हासिल करें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। आज हम बात कर रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर जो स्ट्रॉबेरी का प्रोजेक्ट है और रेतली ज़मीन पे स्ट्रॉबेरी और उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग जो है उसके ऊपर हमने बात की। अगले किसी और प्रोग्राम में कुछ और मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।